हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी कैम पर। पिछली क्लासेस के अंदर हमने पहले चैप्टर के बारे में बहुत सारी डिटेल, बहुत सारे स्टडी की है। आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर हम करने जा रहे हैं। कुछ दो तीन छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें इस चैप्टर के अंदर अब लास्ट में पढ़ना है। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर डायरेक्ट मुझे मैसेज करके इसका कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो वो आप पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल की वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। देखिए, हमें इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ना क्या है। अब लास्ट में बात आती है, हमने रिएक्शंस अब तक जितनी भी पढ़ी हैं वहां से उन्हीं की मदद लेते हुए हमें ये जो इसकी बची हुई चीजें हैं उनको पढ़ना है। हमें पढ़ना है आगे कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? हिंदी में बोला जाता है इसको संक्षारण। होता क्या है? अक्सर हम अपने आसपास बहुत सारे मेटल्स, बहुत सारी धातुएं हम अपने आसपास देखते हैं। जैसे ही हम मान के चलिए बाजार से हम कोई चीज खरीद के लाए, स्पेशली लोहे की, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी लोहे की चीजें यूज होती हैं। हम लोहे की चीज कोई खरीद के लाते हैं, जिस टाइम पे हम लेके आते हैं उस टाइम पे तो उसके अंदर चमक होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे हम उसे यूज करते रहते हैं उसके बाद हम देखते हैं उस पर एक अलग ही लेयर जमा होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर जो हमारे एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स हैं, हमारे एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स किसी भी मेटल के ऊपर अटैक करके एक तरह से ये कह सकते हैं उसकी जो अपर लेयर है उसको धीरे धीरे खराब करना शुरू कर देते हैं। उस प्रोसेस को बोला जाता है कोरोजन, और इस तरह से उस मेटल को बोला जाता है इट विल बी कोरोड। हम क्या कहेंगे कि अगर एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स कौन से होते हैं हमारे? ऑक्सीजन है, वाटर वेपर्स हैं, इसके अलावा एसिडिक गैसेस हैं। ये हमारे एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप नॉर्मली बात करें, ऑक्सीजन हमेशा प्रेजेंट रहेगी एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहेगी। वाटर वेपर्स ऑलवेज प्रेजेंट रहेंगे। एसिडिक गैसेस, जब तक पॉल्यूशन है तब तक एसिडिक गैसेस की जो प्रेजेंस है एटमॉस्फेयर के अंदर वो लगातार प्रेजेंट रहेगी। तो एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स अगर किसी भी मेटल के ऊपर अटैक करेंगे, किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, तो उस प्रोसेस के दौरान उनकी अपर लेयर धीरे धीरे खराब होना, धीरे धीरे एक तरह से कह सकते हैं ईटिंग अप होना स्टार्ट हो जाती है, और उस प्रोसेस को बोला जाता है कोरोजन, हिंदी में बोला जाता है संक्षारण। द प्रोसेस ऑफ ईटिंग अप ऑफ अपर लेयर ऑफ मेटल्स बाय द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स। जो हमारे पर्यावरणीय कारक हैं उनके द्वारा किसी भी धातु की ऊपरी परत का खराब हो जाना, ऊपरी परत का धीरे धीरे खराब होना, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को संक्षारण, कोरोजन बोला जाता है। इसका सबसे अच्छा, बहुत ही जाना माना एग्जाम्पल आप जानते हैं इसे, जिसे बोला जाता है रस्टिंग। हिंदी में बोला जाता है जंग लगना। लोहे की चीजों के ऊपर जंग लग जाता है, तो जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो कोरोजन का एग्जाम्पल है। हम देखते हैं कि बाजार से हम कोई लोहे की चीज खरीद के लेके आए, कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे हम उसे यूज करते रहते हैं तो उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर जमना स्टार्ट हो जाती है, और वो ब्राउन कलर क्या होता है? इट विल बी रस्ट। वो जंग होता है। तो जंग वास्तव में है क्या? वो एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स से बना हुआ लोहे का ही एक ऐसा कंपाउंड है जो किसी ना किसी तरह से लोहे की, आयरन की अपर लेयर को धीरे धीरे खराब करता है। रस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3XH2O। अगर हम संक्षारण की बात करें तो कुछ फैक्टर्स हैं, या फिर जनरली चलिए हम बात कर लेते हैं रस्टिंग की। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो रस्टिंग की प्रोसेस को बढ़ावा देते हैं। तो उनमें हमने अभी बात की प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स, इसके अलावा एसिडिक मीडियम अगर है कहीं पर तो वहां पर रस्टिंग की प्रोसेस बहुत ज्यादा होगी। इसके अलावा एक प्रोसेस आती है, एक फैक्टर है स्क्रैच। अगर किसी आर्टिकल के ऊपर स्क्रैच है थोड़े बहुत, तो वहां पर अगर हम पूरे आइटम की, पूरे बॉडी की
अगर कंपैरिजन करते हैं हम उस जगह पर जहां पर स्क्रैच है, तो स्क्रैच वाली जगह पर बहुत जल्दी जंग लगता है कंपैरिजन में अदर बॉडी के, क्योंकि वहां पर वाटर के रुकने की या एसिडिक मीडियम के ऑक्सीजन के रुकने की जो प्रोसेस है वो ज्यादा टाइम तक हो जाती है, इसलिए स्क्रैचेस पर बहुत जल्दी जंग लगता है। तो ये हो गई बात किन फैक्टर्स की वजह से लोहे के ऊपर जंग लगता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी फैक्टर्स है, कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिनसे लोहे को जंग लगने से रोका जा सकता है, उसे बोला जाता है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। कैसे प्रिवेंशन हो सकती है, कैसे बचाया जा सकता है, बचाव के तरीके। तो एक चीज हम जानते हैं सबसे पहला, जो कि ऑयलिंग की प्रोसेस होती है, तेल वगैरह अगर लगा दिया जाए लोहे के आर्टिकल्स के ऊपर तो जंग लगने से बचाया जा सकता है कुछ टाइम तक, पेंट करके, ऑन अप्लाइंग पेंट। नंबर 3 आता है ग्रीसिंग करके। नंबर 4 प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, लोहे की आर्टिकल्स के ऊपर, आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, हिंदी में बोला जाता है इसे यशद लेपन। और नंबर 5, इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट जो मेन मेथड है प्रिवेंशन के, ऑयलिंग के, इसके रस्टिंग के, वही बताए जा रहे हैं। गैल्वेनाइजेशन के बाद नंबर आता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है इलेक्ट्रिक करंट यूज करके किसी मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। इसके बारे में आप पिछली क्लासेस के अंदर वैसे पढ़ चुके हैं, 8th क्लास के अंदर इस बात का जिक्र आता है। होता क्या है ये, मान के चलिए आपको किसी को इलेक्ट्रोप्लेट कराना है तो उस कंडीशन में आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, बाइसिकल आपने देखी होगी, साइकिल जो होती है, वो अगर उसके हम हैंडल और रिम की बात करें तो उसके अंदर जो चमक होती है वो कुछ ज्यादा ही होती है बाकी साइकिल के कंपैरिजन में, क्योंकि वहां पर जो लेयरिंग होती है, जो प्लेटिंग हो रखी होती है, वो क्रोमियम की होती है। और वो जो प्रोसेस अपनाई जाती है क्रोमियम को चढ़ाना लोहे के आर्टिकल्स के ऊपर, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर जंग लगने की प्रोसेस को थोड़ा प्रिवेंट कराया जाता है, थोड़ा रोका जाता है। तो ये हो गया प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। रस्ट का फॉर्मूला याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आ सकता है निकल के, कैन वी स्टॉप रस्टिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है कि क्या हम रस्टिंग को, जंग लगने को रोक सकते हैं। तो इसका आंसर होगा नो, हम रोक नहीं सकते। हाँ, केवल इसका प्रिवेंशन करा जा सकता है, इसे कुछ टाइम के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन रोका नहीं जा सकता। क्यों नहीं रोका जा सकता, जैसा कि आपको बताया गया, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3xH2O। तो एक बात लॉजिकली हम सोच के देखें कि अगर हमें जंग को खत्म करना है तो हमें जंग के फॉर्मूले के अंदर से सारी चीजों को मिस आउट करना है, सारी चीजों को हटाना है। सबसे पहले हमें लोहे को हटाना पड़ेगा। क्या हम लोहे को यहां से खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जब तक अर्थ है, जब तक पृथ्वी है, तब तक अर्थ के ऊपर से हम लोहे को खत्म नहीं कर सकते। दूसरी बात, ऑक्सीजन को खत्म करके क्या हम ऑक्सीजन को खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई तो अर्थ के ऊपर लाइफ की जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगी, जो कि ये बताती है कि जब ह्यूमन बीइंग ही नहीं है तो वो रस्ट का क्या करेगा क्या। उसके अलावा क्या हम वाटर वेपर्स को खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जब तक अर्थ के ऊपर वाटर है तब तक उसके वेपर्स बनते रहेंगे, और जब तक वाटर वेपर्स हैं तब तक रस्टिंग की प्रोसेस होती रहेगी। इसका मतलब है कि हम कभी भी रस्टिंग की प्रोसेस को रोक नहीं सकते। वी कैन ओनली प्रिवेंट इट फॉर सम टाइम। आगे बात आती है इस चैप्टर के अंदर लास्ट पॉइंट की, जो है रैंसिडिटी। हिंदी में बोला जाता है इसे विकृत गंधिता। आपने देखा होगा कि जो पैकेट बंद खाना आता है उसके अंदर कुछ टाइम के बाद वो खाना खराब होने लगता है, उसमें से बदबू आने लगती है। क्या होता है वास्तव में? जो भी पैकेट बंद खाना होता है वो होता है नेचर में ऑयली, और ऑयली जितने भी फूड मटेरियल होते हैं वो सभी ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के साथ उनमें मिक्स होकर के, और हम जानते हैं अगर किसी में ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो उसका हो रहा था ऑक्सीडेशन।
तो ऑक्सीडेशन होने पर जितने भी हमारे फूड स्टफ्स हैं, जितने भी फूड मटेरियल होते हैं, जो पैकेट बंद खाना जो होता है, उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से उनके टेस्ट में और उनकी स्मेल में दोनों में ही चेंज आ जाता है। दोनों ही एक अजीब सी स्मेल और अजीब सा टेस्ट उनका हो जाता है, जिस प्रोसेस को बोला जाता है रैंसिडिटी। आप इस वर्ड से इसका मतलब समझ सकते हैं विकृत गंधिता। विकृत का मतलब होता है खराब होना, किसी की जो दशा है वो खराब हो जाना, और गंधिता का मतलब होता है गंध, उसकी जो स्मेल थी। अगर किसी की स्मेल और टेस्ट चेंज हो गया है, इसका मतलब वो अपने नेचुरल फॉर्म में नहीं है, खराब हो चुकी है। तो इस चीज को थोड़ा बचाने के लिए, थोड़ा ज्यादा लंबे टाइम तक चलाने के लिए उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं। जो भी खाने पीने की चीजें होती हैं, पैकेट बंद जो खाना होता है, उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं, ताकि पैकेट बंद जो खाना होता है, जो पैकेट फूड होता है, उसको कुछ ज्यादा टाइम तक चलाया जा सके। याद रखिए, आपने नोटिस भी किया होगा कि हमारे जो चिप्स के पैकेट होते हैं, उसके अंदर इतनी चिप्स नहीं होती जितने की उसके अंदर एयर भरी रहती है। कहा जाता है कि 5 रुपए के चिप्स के पैकेट के अंदर 2 रुपए की चिप्स होती है, 3 रुपए की हवा ही हवा होती है। तो वो एयर वास्तव में होती क्या है? वो होती है नाइट्रोजन गैस। बात ये आती है निकल के कि नाइट्रोजन गैस का उसमें काम क्या है। ये क्वेश्चन आपका आज से 2 साल पहले इसके HDSC के पेपर के अंदर पूछा गया था, जो कि आपके वैसे बुक के अंदर भी, एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी दे रखा है। बोला गया था कि नाइट्रोजन गैस को चिप्स के पैकेट के अंदर क्यों भरा जाता है, तो उसका जो आंसर था, उसे ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। क्यों? इसी को क्यों चुना गया? क्योंकि ये गैस इजी टू अवेलेबल है और ऑक्सीजन के साथ डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ, या फिर कह सकते हैं नॉर्मली नाइट्रोजन गैस किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं करती। इसका रीजन जो होगा वो अगली क्लासेस में आप ऐसे देखेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा हिंट आपको मैं इसके बारे में दे देता हूं कि नाइट्रोजन गैस क्यों किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं करती। नाइट्रोजन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N2। हम ये कह सकते हैं कि N और N दो प्रेजेंट है। ये जो आपस में जुड़े रहते हैं, हायर क्लासेस के अंदर आप इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, ये जुड़े रहते हैं 3 बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि ये 3 रस्सियों से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अगर ये 3 रस्सियों से एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो जितनी जल्दी ये रस्सियां टूट जाएंगी उतनी ही जल्दी हम इनको यूज कर सकते हैं। और 3 रस्सियों को तोड़ना केमिस्ट्री के अंदर, साइंस के अंदर बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये जो नाइट्रोजन गैस है, ये या तो बहुत ही कम रिएक्टिव या फिर बिल्कुल अनरिएक्टिव होती है नेचर में, इसलिए इसका यूज किया जाता है। जो हमारे चिप्स के पैकेट, जो हमारे पैकेट बंद जो खाना होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। तो जो हमारे चिप्स के पैकेट हो गए, उसके अंदर तो नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। इसके अलावा जितने भी हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उनको भरा जाता है। जो भी हमारे खाने पीने की और जो चीजें होती हैं, ऑयली जो चीजें होती हैं, जो रेडी टू सर्व होती हैं, उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं, ताकि उनको कुछ ज्यादा टाइम तक चलाया जा सके। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर 10th की केमिस्ट्री के अंदर, जिसके बारे में आपको जितनी भी डिटेल थी, चाहे वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को लेकर हो, या फिर चेंज क्या होते हैं, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करना होता है, कौन कौन सी रिएक्शन हमने इसके अंदर पढ़ी थी, सारी चीजें हमने इसके अंदर आपको कवर कराई हैं। तो उम्मीद है आपको पहला चैप्टर ये पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो आपकी जो भी प्रॉब्लम आती है उसे आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो एक बार इसका पूरे का रिवीजन करके, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले पिछली वीडियो देखें जा करके। तो पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।